गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग एंजाइम कैटालिसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोग एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती हैं ताकि वो अपनी रिएक्टिविटी को शो कर सके, ये सारी कंडीशन हम लोग देख चुके थे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, बेसिकली हमें यहाँ पर ये देखना है। तो देखिए, एंजाइम का जो कैटालिसिस है उसमें कुछ वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज़ एक्टिव साइट। देखिए, एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट सर्टेन टाइप की हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो एंजाइम के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं ना। हम केमिकल एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि एंजाइम जो है उसकी सरफेस पर सर्टेन टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं एंड दे फंक्शनल ग्रुप आर एक्टिव इन नेचर, दे आर रेडी टू रिएक्ट और जॉइन विथ समथिंग विच इज़ केमिकल इन नेचर। तो एक्टिव साइट जो है ये हमेशा सर्च में रहती है कुछ केमिकल इंटरेक्शन करने के, और ये केमिकल इंटरेक्शन उससे अवेलेबल होते हैं सबस्ट्रेट की सरफेस पर। ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट की सरफेस पर भी कुछ फ्री फंक्शनल ग्रुप या एक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर ये सबस्ट्रेट के जो फंक्शनल ग्रुप हैं और हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट के जो फंक्शनल ग्रुप हैं, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन डेवलप होता है, दैट मीन्स कि इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, तब जाकर आगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के जस्ट बाद कंडीशन पॉसिबल होती है कि जो ये कॉम्प्लेक्स है इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, दैट मीन्स कि ये टूट जाता है, और फाइनली वी गेट प्रोडक्ट एंड एंजाइम। ठीक है, हमें एंजाइम फिर से मिल जाएगा और हमें इस प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट मिलता है। ये जो प्रोडक्ट हमें इस प्रोसेस में मिला है ये एक्चुअली में सबस्ट्रेट ही है, बट सबस्ट्रेट के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस करने के बाद हमें क्या मिल जाता है? प्रोडक्ट मिल जाता है। एंड जो एंजाइम हमें यहाँ पर मिलता है, ये जो एंजाइम है ये केमिकली यहाँ पर यूज भले ही हुआ है, बट ये रिएक्शन में सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, ये सिर्फ अपने अंदर फिजिकल चेंज अलाउ करता है, इसकी कंपोजिशन में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होते। ठीक है, तो एंजाइम जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करता है तो वो इस रिएक्शन को एक्सेलरेट जरूर कर रहा है, बट उस रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अगर मैं कहूँ इसे इजी वे में, तो अगर सपोज करो ड्यूरिंग अ रिएक्शन अगर हमने 10 ग्राम एंजाइम उसमें ऐड किया था, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन भी हमें वो 10 ग्राम अवेलेबल होगा, बट उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस यहाँ पर अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, इसी कैटालिसिस की प्रोसेस को अगर हम लोग प्रेजेंट करें, हियर ई इंडिकेट एंजाइम, एस इंडिकेट सबस्ट्रेट। सो एंजाइम रिएक्ट विथ सबस्ट्रेट, फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाया, दैट मीन्स कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम when complex is available, then after some time if reaction persist means इसके बीच में अगर affinity develop होती है, then enzyme form product and releases enzyme. ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स फ्रॉम प्रोडक्ट एंड रिलीजेस एंजाइम। तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या हुआ है? हियर डिकम्पोजिशन ऑकर एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन वी गेट फिजिकली मॉडिफाइड एंजाइम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन में प्रेजेंटेशन है एंजाइम के कैटालिसिस का। अब देखिए, एंजाइम का जो कैटालिसिस है अगर हम लोग समझें तो एक बहुत ईजी सी थ्योरी है हमारे पास में, दैट विच इज़ नोन एज लॉक एंड की थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी हमारी कहलाती है लॉक एंड की थ्योरी। अब देखिए, लॉक एंड की थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक सिंगल लॉक जो होता है ना, पर्टिकुलर टाइप का एक जो लॉक होता है उसके लिए अवेलेबल होती है अ सिंगल की। एक पर्टिकुलर लॉक जो होता है उस पर्टिकुलर लॉक को अनलॉक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक सिंगल की चाहिए होती है। ठीक है, तो जिस तरह से एक लॉक के लिए एक की बनी हुई होती है, उस लॉक को अदर कोई की ओपन नहीं कर सकती है ना, तो वैसे ही यहाँ पर एंजाइम की कैटालिसिस के बारे में बात करी गई है कि एंजाइम का जो कैटालिसिस होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। जिस तरह से एक लॉक को ओपन करने के लिए एक की होती है, वैसे ही एक एंजाइमेटिक रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए भी एक पर्टिकुलर एंजाइम यहाँ पर होता है। ठीक है, ये सबसे हम कहना चाहिए कि प्राइमरी कंसेप्ट था हमारा एंजाइम की कैटालिसिस के लिए। एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉक एंड की थ्योरी हमें दी थी, बट उसके बाद जब पता चला कि एंजाइम जो है वो तो हाईली फ्लैक्सिबल कंपाउंड है। ठीक है, हाईली फ्लैक्सिबल उसका स्ट्रक्चर है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, वो अपने ऊपर कन्फर्मेशनल चेंजेस ला सकता है। देन एक और थ्योरी यहाँ पर इसके लिए यूज़ की जाने लगी, दैट इज़ इंड्यूस फीड थ्योरी मॉडल।
ठीक है, इंड्यूस फिट थ्योरी मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये बताया जाता है कि जो एंजाइम होता है वो एंजाइम हाईली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और सबस्ट्रेट जो होता है वो सबस्ट्रेट का जो भी की फीचर हो, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ पर बताया था कि सबस्ट्रेट के ऊपर एक स्पेसिफिक कैविटी होती है, ये कैविटी जाकर किस में लॉक कर जाती है, यहाँ पर एंजाइम की एक्टिव साइट में। तो अगर इन दोनों का साइज मैच करता है तब तो जाकर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये कहना है इंड्यूस फिट थ्योरी का कि ये जो शेप्स होते हैं, सपोज़ करो कि हमारे एंजाइम का, मैं डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करती हूँ, सपोज़ करो हमारे एंजाइम का जो शेप है एक्टिव साइट का वो कुछ ऐसा शेप है, ठीक है। और सबस्ट्रेट का जो शेप है वो हमारा कैसा शेप है, ऐसा शेप है ना। अब शेप के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो इन दोनों के बीच में कोई भी एफिनिटी यहाँ पर दिखती नहीं है, क्योंकि ये कुछ कॉर्नर्स बने हुए, जबकि यहाँ पर शेप जो है वो कुछ ओवल शेप बना हुआ है। बट यहाँ इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, इस एंजाइम्स में ये पावर है कि वो अपने आप को इस शेप के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं इंड्यूस फिट। मतलब ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के शेप से इंड्यूस होकर एंजाइम अपने ऊपर चेंजेस कर सकता है। एंड फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विच अपॉन डिकम्पोजिशन गिव प्रोडक्ट एंड अगेन एंजाइम, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज थी हमें जो एक्सप्लेन कर रही थी कि एंजाइम कैटालिसिस किस तरह से होता है। नाउ नेक्स्ट हमें बताया गया है एंजाइम जो है उसका नेचर हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना है। देखिए, एंजाइम विच इज़ बेसिकली मेड बाय प्रोटीन, है ना। एंजाइम के नेचर की अगर मैं बात करूँ तो एंजाइम किससे बना हुआ है, यहाँ पर प्रोटीन से बना हुआ है। और प्रोटीन से बना ये जो बायोमॉलिक्यूल है हमारा, जब इस प्रोटीन से बने बायोमॉलिक्यूल में कन्फर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। कन्फर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर इसके जो पार्टिकल्स हैं अरेंज होते हैं, है ना, तब जाकर क्या बनता है हमारा यहाँ पर एंजाइम बनता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो प्रोटीन का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है, वो सेकेंडरी बनाता है, वो टर्शरी बनाता है, क्वाटरनरी बनाता है, ठीक है। तो टर्शरी और क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होता है विच इज़ हाईली कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर, तो हमारा जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन उसी कन्फर्मेशन के कारण बनता है। अगर मैं रफ वे में आपको बताऊँ या सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए कुछ इस तरह का कन्फर्मेशन होता है जब प्रोटीन की चेन अपने आप को कॉइल करती है, ठीक है। ये कॉइलिंग जब होती है तब बनता है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। और यही कॉइलिंग जब और ज़्यादा डेंस हो जाती है ना, किसी भी ऑर्डर के अंदर जब इसकी डेंसिटी बढ़ गई है, इसके अंदर कॉइलिंग का रेट बढ़ गया है, तब हमें मिलता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होते हैं बॉडी के अंदर, वो प्रोटीन आगे एंजाइम बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन यहाँ हम कह सकते हैं एंजाइम के कोलाइडल नेचर की बात है। कोलाइड्स क्या होते हैं, ये वर्ड हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये चैप्टर जो है हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और अब हम सेकंड पार्ट की बात यहाँ पर करेंगे, जो कि हमें फुल फोकस करवाएगा कोलाइड्स के ऊपर, ठीक है। तो इससे पहले एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, जहाँ पर बहुत कम वे में प्रेजेंट किया गया है, बहुत कम अमाउंट के अंदर हमें एक्सप्लेन किया गया है। अभी हमने कैटलिस्ट पढ़ा और अभी हमने एंजाइम भी पढ़ा, ठीक है। तो दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो विच वन इज़ बेटर, और हम कह सकते हैं कि किसका कैटालाइटिक एक्शन जो है वो पावरफुल होता है। तो हम एंजाइम और कैटलिस्ट के अंदर एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट थिंग इज़ एंजाइम एंड सेकेंड इज़ कैटलिस्ट। ये दो हमारे यहाँ पर सब्सटेंस हैं या प्रमोटर्स हैं जिन्हें हमें यहाँ पर कंपेयर करना है, ठीक। तो सबसे पहले थिंग एंजाइम। एंजाइम इज़ ऑल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग एंजाइम का यूज़ करते हैं, जबकि बायोलॉजिकल सिस्टम में रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कैटलिस्ट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर हम लोग करते हैं, है ना। बट सम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम एंजाइम का यूज़ भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फूड इंडस्ट्री की बात करनी है, मुझे किसी पर्टिकुलर टाइप के बायो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, कोई वैक्सीन बनानी है, किसी तरह का कोई सिरप बनाना है, कोई ड्रग बनानी है, तो वहाँ पर विच इज़ बायोलॉजिकल इन नेचर, वहाँ पर हम एंजाइम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कैटलिस्ट हैं उनका यूज़ सिर्फ कुछ ही
सब्सटेंस के प्रोडक्शन में, लाइक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस हम बना रहे हैं जिसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शन आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अगर मैं स्पेसिफिसिटी की बात करूँ तो एंजाइमेटिक रिएक्शन आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक होती है मतलब वन एंजाइम इज़ अलॉटेड फॉर वन टाइप ऑफ रिएक्शन। मीन्स अगर मुझे एक तरह की रिएक्शन करनी है, हम कहें कि एक तरह के सबस्ट्रेट की रिएक्शन करानी है, तो मुझे एंजाइम का यूज़ करना पड़ेगा। बट कैटलिस्ट इज ऑल्सो स्पेसिफिक, बट उतने स्पेसिफिक नहीं होते जितने की कौन होता है, एंजाइम होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दे आर जस्ट स्पेसिफिक, मतलब कि एक रिएक्शन को करवाना है तो हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, बट समटाइम वन कैटलिस्ट मे एक्सेलरेट मोर देन वन टाइप ऑफ द रिएक्शन ना, दे मे अफेक्ट मोर देन 2 और डिफरेंट टाइप ऑफ द रिएक्शन, बट एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। वन एंजाइम वन फंक्शन कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं, मतलब एक एंजाइम है तो एक ही फंक्शन वो करता है। ठीक है, अब एंजाइम के वेट की अगर मैं बात करूँ तो एंजाइम आर हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस। एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होते हैं। इन कंपैरिजन टू एंजाइम, कैटलिस्ट आर मेड बाय atoms, or we can say atom which are belong from the D block series or heavy element series. तो in comparison to enzyme, catalyst possess low atomic weight. ठीक है, इनका जो एटॉमिक वेट होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। एक एटम का जो वेट होता है उतना ही एटॉमिक वेट यहाँ पर होगा, या हम इसका कॉम्प्लेक्स भी बना दे तो उतना वेट नहीं होगा जितना कि एंजाइम में होता है। तो जनरली कैटलिस्ट जो होता है उनका एटॉमिक वेट कैसा रहता है, यहाँ पर लो होता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग स्पेसिफिक नेचर के बारे में बात करिए, अगर मैं फिज़िकल कंडीशन के रिक्वायरमेंट देखूं, है ना, तो यहाँ पर क्योंकि ये हाईली स्पेसिफिक है तो हाई ऑप्टिमम कंडीशन पर ही, है ना, हम यहाँ पर वर्ड लिख रहे हैं ऑप्टिमम कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। अगर मुझे एंजाइम के लिए यहाँ पर वर्क करना है, एंजाइम के थ्रू कोई प्रोडक्ट गेन करना है, तो ऑप्टिमम कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। दैट मीन्स कि स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक pH, ये स्पेसिफिकली हम लोगों को यहाँ पर इससे प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाके हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। बट हियर हमें रेंज ऑफ ऑप्टिमम क्लास जो होती है, मतलब रेंज ऑफ टेम्परेचर या रेंज ऑफ कंडीशन भी अलाउ करता है ना। यानी कि अगर मुझे सपोज करो कोई कैटलिस्ट है जो 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्क करता है, तो यहाँ हमें रेंज मिल गई कि इन बिटवीन दिस हम जो टेम्परेचर है वो अरेंज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फ्लैक्सीबल होता है, जबकि वो फ्लैक्सीबिलिटी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। ठीक, अब जो कैटलिस्ट होते हैं ना, उनका प्रिपरेशन आसान होता है, या हम कहें कि इनकी अवेलेबिलिटी आसान होती है ना, ये ईजिली अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनका कॉस्ट भी कम होता है। इट इज़ अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल होते हैं, इनका कॉस्ट इसलिए कम होता है। जबकि एंजाइम की अगर मैं बात करूँ तो एंजाइम का एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होती है, तो इसलिए एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई कॉस्ट होते हैं। ठीक है, कोई भी एंजाइम की अगर हम लोग बात करें तो उनकी अवेलेबिलिटी लेस होने के कारण, या हम कहें कि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो कॉस्टली होने के कारण उनका कॉस्ट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये बेसिक कंपैरिजन था बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमें बताना है वो है यहाँ पर, अब हम इस जो हमारा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसका पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट ए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, नाउ पार्ट 2। इस पार्ट 2 को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कोलाइडल केमिस्ट्री, या सिंपल हम इसको कहते हैं कोलाइड्स। ठीक है, अब कोलाइड्स क्या होते हैं ये समझें हम लोग। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन तो आपको पता ही होगा, है ना। अब हम लोग 2 साल पीछे जा रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड में कोलाइड्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो लगभग वही चीज़ें हैं जो 9th में आप लोगों ने पढ़ी थी, और थोड़ा सा सिर्फ उसको इन्हांस किया गया है। बाकी कोलाइड्स जो है वो वाला पोर्शन बहुत ईजी होगा। देखिए कोलाइड्स के अंदर क्या होता है, हम सॉल्यूशन से बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। किसी भी सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। अब ये होमोजेनस वर्क क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमने होमोजीनस, होमो मतलब होता है सेम, जीनस मतलब होगा फेस, सेम फेस का मिक्सचर होता है ना, सेम फेस का सब्सटेंस होता है। कोई भी सॉल्यूशन जो होता है इसको जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, वन कंपोनेंट इज सॉलिड एंड सेकेंड कंपोनेंट इज सॉल्वेंट। ठीक है, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, जब आप इनको आपस में मिक्स करते हो तो फाइनली वी गेट
सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को देखने पर अगर हमें कोई बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही है, हमें कोई अगर ऐसा मार्क नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन सा सब्सटेंस सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर होमोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस सॉल्यूशन। मतलब कोई भी सॉल्यूशन अगर बन गया है तो उसका अपीयरेंस हमें एक फेज़ में दिखाई देना चाहिए, उसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं होना चाहिए। इसको एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझें तो ऐसे समझ सकते हैं आप। सपोज़ हमने वाटर के अंदर शुगर ऐड किया, वाटर के अंदर हमने सॉल्ट ऐड किया, वाटर के अंदर मैंने साइट्रिक एसिड ऐड किया या वाटर के अंदर मैंने विनेगर ऐड करा, तो इन सबको ऐड करने पर क्या मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा आफ्टर मिक्सिंग दैट और आफ्टर फॉर्मिंग सॉल्यूशन, क्या मुझे ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पर जो मिक्स मैंने किया और जिस चीज़ में मैंने मिक्स किया यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इनके अंदर कोई बाउंड्री क्रिएट हो गई है ना? ऐसी कोई बाउंड्री यहाँ पर क्रिएट नहीं होती, और जब बाउंड्री क्रिएट नहीं होती तो सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा होमोजीनस होता है, ठीक है। बट अगर मैं हेट्रोजीनस सॉल्यूशन की बात करूँ, ठीक, हेट्रोजीनस वर्ड भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कोलाइड में ये वर्ड हमारा यूज़ होगा। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, और जीनस मतलब अगेंस्ट होगा यहाँ पर फेज या अपीयरेंस। जब सब्सटेंस को आप देखते हैं, जब उस सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेट्रोजीनस की। देखिए हेट्रोजीनस जो है वो क्या होगा, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन क्या होते हैं। हेट्रोजीनस सॉल्यूशन मतलब जब आप सॉल्यूशन को देखते हैं तो वहाँ पर हमें डिफरेंट फेज दिखाई देती है, ठीक है। क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पर? डिफरेंट फेज, ऑब्जर्वेशन आपका डिफरेंट आएगा। जैसे सपोज़ आपने वाटर के अंदर क्या करा, चॉक ऐड करा, है ना, जिस चॉक से हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं वो चॉक जो कैल्शियम का बना होता है, पीओपी का बना होता है, चॉक अगर आपने ऐड करा तो आप क्या करेंगे, आप कितना भी मिक्स कर लें वो चीज़ पानी के अंदर मिक्स नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर वाटर और चॉक का जो पाउडर है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स की जो स्टेट है वो डिफरेंट फेज है, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है। सिमिलरली अगर मैं ऑयल और वाटर को यहाँ पर आपस में मिक्स करूँ तो हमें क्लियरली ऑयल और वाटर की बाउंड्री बनती हुई दिखाई देगी, दैट मीन्स कि ये भी क्या है, हमारा हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है। तो जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डिफरेंट बाउंड्री हमें दिखाई देती है, ठीक है, तो वो जो है वो हमारा सॉल्यूशन जो है वो कहलाता है यहाँ पर हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, ठीक है। आप होमो और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन का एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया, दोनों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए। नाउ नेक्स्ट जो मुझे बताना है आपको वो है, आप कोलाइड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कोलाइड इज़ बेसिकली अ हेट्रोजेनस सिस्टम, है ना। कोलाइड जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ बेसिकली हेट्रोजीनस बट इट अपीयर होमोजीनस, ठीक है। देखने में क्या होता है, ये होमोजीनस होता है, बट एक्चुअली जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये क्या होता है, यहाँ पर हेट्रोजीनस होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम एक क्लासिफिकेशन कर लें, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है हमारे पास में। सॉल्यूशन को ही अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल हम लोग क्लासीफाई करें, ठीक है, सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल यहाँ पर क्लासीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन का हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल की साइज की बेसिस पर अगर मैं क्लासीफाई करूं तो सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन, फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, हमारा ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड वन इज कोलाइड एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन। याद आ रहा होगा कुछ 9th में कुछ ऐसा ही आपने पढ़ा था। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, है ना। अब देखिए जब पार्टिकल का साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है, जब पार्टिकल का जो साइज है, जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसके जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी अगर कम है देन उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने ऐड करा है उसके बीच में कोई डिमार्केशन या कोई बाउंड्री अपीयर नहीं होती। सेकेंड वन इज़ कोलाइड, जब पार्टिकल का कोलाइडल जो पार्टिकल का साइज होता है सॉल्यूशन का वो इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है। देखिए मार्क करेंगे साइज को, कैसा होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, तो वो जो सॉल्यूशन हमारा बनता है वो कहलाता है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और जब पार्टिकल का साइज मोर देन 100 नैनोमीटर होता है, ठीक है, 100 नैनोमीटर से क्या होता है, वो ज़्यादा होता है,
तब वो सॉल्यूशन का टाइप यहाँ पर सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पर आपको ट्रू सॉल्यूशन के। तो जब मैं वाटर के अंदर क्या ऐड करती हूँ, यहाँ पर सॉल्ट, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, जब वो ऐड करते हैं तो वो बनाएगा हमारा ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली जब मैं कोलाइड का एग्जाम्पल लूँ तो कोलाइड में तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मिल्क का, ठीक है, ब्लड का। अब देखिए मिल्क और ब्लड का एग्जांपल तो मैंने ले दिया, पर इसको हम समझे कैसे कि ये कोलाइड है, आप इसे ऑब्जर्व करिएगा। जैसे सपोज़ मिल्क हम लोग लेते हैं ना, तो मिल्क को जब तक हम रॉ फॉर्म में देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये तो एक लिक्विड ही है, सेम फेज है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो अलग से हमें दिखाई दे रहा है। बट सेम मिल्क को जब आप बॉईल करते हैं, और जब बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर क्रीम का एक लेयर जो होता है वो डिपॉजिट होना शुरू होता है। तो ये क्रीम जो था वो क्या था, ये क्रीम जो है वो उसमें डिस्पर्स या फैले हुए फैट के पार्टिकल थे, जो लो टेम्परेचर पर अपीयर नहीं हो रहे थे, बट हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होकर सरफेस पर आ गए। ठीक है, और जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये जो मलाई की या क्रीम की लेयर ऊपर की तरफ आई है, ये अपर सरफेस पर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, तो मिल्क को जब आप लोग देखते हैं तो देखने में वो होमोजीनस है, बट एक्चुअली जब आपने उसको हीट करा तो हीट करने पर उसके ऊपर जो लेयर फॉर्मेशन अपीयर हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि इस सब्सटेंस के अंदर क्या था, कुछ पार्टिकल्स थे जो डिज़ोल्व स्टेट में अवेलेबल थे, बट जब हमने हीट करा तो वो सरफेस पर अपीयर हो गए। तो मिल्क का एग्जांपल हो गया, इट इज़ ए कोलाइडल इन नेचर। नाउ सेकंड वन इज़ ब्लड। देखिए आप ब्लड को भी जब ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ब्लड भी हमको लिखेगा कि जस्ट अ सिंपल लिक्विड। जब आप ब्लड को एनालाइज करते हैं, या ब्लड को अगर मैं कहूँ कि आप सेपरेट करेंगे, ठीक है, सेंट्रिफ्यूगेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हाई स्पीड में किसी लिक्विड को जब हम रन करते हैं या रोटेट करते हैं, तो सारे सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं, और जितने लाइट पार्टिकल या जितने कहीं कि फ्लूइड वाला पार्ट होता है वो अपर पार्ट में सेडिमेंट हो जाता है, अपर पार्ट में सेटल हो जाता है। तो जो लोअर पार्ट था, इट कंसिस्ट ऑफ द सेल, है ना, जो लोअर पार्ट था वो किससे बना हुआ है, ब्लड के सेल। आपने पढ़ा होगा कि ब्लड में WBC RBC प्लेटलेट्स होते हैं, तो ये जो प्लेटलेट्स वगैरह या WBC RBC ये सॉलिड पार्ट था, और जो ब्लड का प्लाज्मा है वो उसका लिक्विड पार्ट था। तो ब्लड ने सॉलिड और लिक्विड को आपस में कंबाइन कर रखा था, बट जब उस पर सेंट्रिफ्यूगेशन हमने करा, जब हमने उसको हाई स्पीड पर रोटेट करा, तो क्या हुआ, जो सॉलिड पार्टिकल थे वो अलग सेटल हो गए और जो लिक्विड था वो अलग सेटल हो गया। तो इस तरह से ब्लड भी क्या है, हमारा कोलाइड का एग्जाम्पल है। जो इंक हम लोग हमारे पेन में यूज़ करते हैं वो भी एग्जाम्पल है हमारा कोलाइडल पार्टिकल का। इवन एयर जो है, एयर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सब्सटेंस। ठीक है, एयर में लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटी होती है, लॉट्स ऑफ उसमें पॉल्यूटिंग मटेरियल होता है, तो वो भी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में यहाँ पर कोलाइड का। नाउ थर्ड वन इज सस्पेंशन। देखिए जब सॉल्यूट का पार्टिकल साइज, या हम कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस हमने बनाया, एक सॉल्यूशन हमने बनाया जिसमें पार्टिकल साइज मोर देन 100 नैनोमीटर है, मतलब जो घुलने वाले पार्टिकल हैं जिससे हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं वो पार्टिकल बहुत बहुत बड़े हैं, और वो लिक्विड मीडियम के साथ में कोई एफिनिटी शो नहीं कर रहे हैं ना, उनके साथ में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, उस समय हमें क्या मिलता है, यहाँ पर सस्पेंशन मिलता है। तो एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर सॉइल। ठीक है, हमारे पास है सॉइल, उस सॉइल के साथ में हमने क्या ऐड करा, वाटर। तो सॉइल और वाटर जब आप आपस में ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, एक टर्बिड सा वाटर मिलेगा जिसमें पार्टिकल जो है वो क्या हो गए हैं, आपस में मिक्स हो गए हैं, बट क्लियरली विजिबल हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सॉइल के पार्टिकल कहाँ हैं और वाटर के पार्टिकल कहाँ हैं। ठीक है, ये पार्टिकल ने वाटर के साथ में कोई एफिनिटी शो नहीं की, वो जस्ट मिक्स हुए हैं। तो जब हम इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन जो है उसका अपीयरेंस जो रहता है वो होमोजीनस होता है। ठीक है, हियर इज़ ऑल्सो होमोजीनस। कोलाइड भी कैसे होते हैं, यहाँ पर होमोजीनस होते हैं, बट सस्पेंशन इज़ हेट्रोजीनस। सस्पेंशन कैसे होते हैं, यहाँ पर हेट्रोजीनस होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर मैं इनके फिल्ट्रेशन की बात करूँ ना, कोलाइड के फिल्ट्रेशन की बात करूँ, सॉरी कोलाइड नहीं, ऑल टाइप ऑफ द सॉल्यूशन के फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आप ये देखें कि क्या मैं फ़िल्टर करके उसे सेपरेट कर सकती हूँ ना। मेरा एम है कि मैं इसे फ़िल्टर क्यों कर रही हूँ, फॉर सेपरेशन प्रोसेस। तो बाय फिल्ट्रेशन ये सेपरेट नहीं होंगे। अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन की बात करूँ तो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन दे डू नॉट गेट सेपरेट। तो यहाँ पर सेपरेशन जो है वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ फिल्ट्रेशन जो है
इज़ नॉट वर्क इफेक्टिवली। यहाँ पर कोई रोल नहीं होता फिल्ट्रेशन का जब आप उसे फ़िल्टर करेंगे। यानी कि देखिए मैं इसको एग्जांपल में समझाती हूँ। अगर मैं वाटर प्लस शुगर का जो सॉल्यूशन बना है उसे किसी फ़िल्टर से या स्टेनर से जस्ट स्टेन कर दूँगी तो उस फिल्ट्रेट के अंदर भी मुझे क्या मिलेगा, अगेन वाटर प्लस शुगर। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का कोई भी इफ़ेक्ट ट्रू सॉल्यूशन पर नहीं पड़ता फॉर द पर्पस ऑफ सेपरेशन। अगर हम सेपरेशन करना चाहते हैं तो हियर फिल्ट्रेशन इज़ नॉट इफेक्टिव। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फिल्ट्रेशन इज़ इनइफेक्टिव, फिल्ट्रेशन इज़ इनइफेक्टिव फॉर सेपरेशन, फॉर सेपरेशन। ठीक है, अब इधर हियर इज़ ऑल्सो द सेम। यहाँ पर क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या है, कम ही है, मतलब बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ भी फिल्ट्रेशन जो है वो काम नहीं करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने मिल्क को स्ट्रेनर के थ्रू स्ट्रेन किया तो मिल्क जो ऐसा पहले था बिफोर स्ट्रेनिंग था, उसके बाद भी क्या होगा, वो सेम होगा, उसमें फैट के पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और फिल्टर का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वर्ड हम लोग लिख सकते हैं, सेम वर्ड हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। नाउ थर्ड हियर सस्पेंशन, फिल्ट्रेशन इज़ एबल टू सेपरेट कंपोनेंट। ठीक है, जो हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है इट इज़ एबल टू सेपरेट द कंपोनेंट, मतलब विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इस प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, नाउ अगला जो हमारा कंपैरिजन है इनके बीच में, अगर मैं इनको ऑब्जर्व करने की बात करूँ, है ना, अगर मैं चाहती हूँ कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को मैं ऑब्जर्व कर पाऊँ, जब ट्रू सॉल्यूशन बन गया तो उसको मैं क्या करूँ, ऑब्जर्व कर पाऊँ, तो हम इसे पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यहाँ पर पावरफुल माइक्रोस्कोप भी क्या हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा, है ना। अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ट्रू सॉल्यूशन बना हुआ है उस ट्रू सॉल्यूशन को मैं चाहूँ कि अगर शुगर को मैंने वाटर में डिज़ोल्व करा है तो मैं आफ्टर मिक्सिंग ये देखना चाह रही हूँ कि वेयर इज़ शुगर एंड वेयर इज़ वाटर। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं, इवन पावरफुल माइक्रोस्कोप भी मुझे ये नहीं दिखा सकता। ठीक, इवन कोलाइड्स के लिए भी यही चीज़ एप्लीकेबल होगी, जो पावरफुल माइक्रोस्कोप है वो यहाँ पर भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मतलब सेम चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगी कि माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, यहाँ पर भी वर्क नहीं कर रहा है। एंड हियर इन सस्पेंशन जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है हमारा, ये हम कह सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है बट इज़ परफेक्टली सुटेबल टू ऑब्जर्व द सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल। इवन नेकेड आई से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सस्पेंशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कंपैरिजन पॉइंट है, और भी कंपैरिजन पॉइंट है। सपोज़ हमें शो करना है यहाँ पर टिंडाल इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कहीं की बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट भी है। इसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब होता है जब पार्टिकल लाइट के पार्टिकल से या वेव से हम कह सकते हैं फोटोन के साथ में जाके इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ट्रू सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है सो दे डू नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करते हैं। जबकि कोलाइड्स की अगर मैं बात करूँ तो कोलाइड्स में क्योंकि पार्टिकल साइज ज़्यादा हो गया, आप देखिए रेंज है 1 to 100 नैनोमीटर, तो दे शो टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, टिंडाल इफेक्ट जो है वो बेसिकली हम लोग कोलाइड के लिए ही ऑब्जर्व करते हैं, है ना। बहुत सारे फिनोमिना है जो टिंडाल इफेक्ट के कारण होते हैं, हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। नाउ सस्पेंशन जिसमें पार्टिकल साइज मोर देन 100 नैनोमीटर है। ठीक है, तो जो नियर बाय रेंज में होते हैं, अगर मैं कहूँ कि ठीक है 100 नैनोमीटर के पार्टिकल हैं तो वो तो कोलाइड की रेंज में आ गए, बट ठीक है 100 101 है, 102 है, 1010 1110 है, ऐसे जो पार्टिकल्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है कोलाइड के साथ में, वो भी कुछ हद तक क्या करते हैं, टिंडाल इफेक्ट को शो करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल जो होंगे वो टिंडाल इफेक्ट को शो नहीं करते। तो अप टू अ लिमिट जो सस्पेंशन होते हैं वो भी टिंडाल इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड इज़ ब्राउनियन मूवमेंट, है ना। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, देखिए ब्राउनियन मूवमेंट मतलब होता है जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ब्राउनियन मूवमेंट जो है उसके अंदर अगर हम लोग देखें, हमें बेस्ट ऑब्जर्वेशन अगर चाहिए तो हमें मिलता है वो किसके अंदर, कोलाइड के अंदर और सस्पेंशन में। उतना अच्छा ब्राउनियन मूवमेंट हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे सारे कंपैरिजन के पॉइंट हुए। अब हम बेसिक बात करते हैं अबाउट कोलाइड।
सी जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल बहुत ही स्मॉल हैं, जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल बहुत ही बड़े हैं, है ना। और हम लोग जो कोलाइड्स बीच के जो पार्टिकल है जिसकी सारी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट है इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, तो कोलाइड्स ही हमें क्यों स्टडी करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं पहले उसका पर्पस जानने की, कोलाइड ही हमें क्यों स्टडी करना है। तो देखिए कोलाइड का जो पार्टिकल साइज आता है वो 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में आता है, और ये पार्टिकल साइज हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी की जो एनाटॉमी है और हमारी बॉडी के अंदर जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, हम कहें कि बॉडी के अंदर जितना भी सब्सटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन और एक्सक्रीशन होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज ऑफ पार्टिकल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इस रेंज में। और बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे सिरप, इनके स्ट्रक्चर या इनका जब पार्टिकल रेंज आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो आता है इन बिटवीन कोलाइड, मतलब इन बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर इनकी कोलाइडल रेंज में आता है। तो जितना भी पर्पस है हमारा मेडिसिन का फॉर्मेशन का, आई ड्रॉप फॉर्मेशन का, ईयर ड्रॉप फॉर्मेशन का, वो सब आता है कोलाइडल रेंज में, क्योंकि यही पार्टिकल साइज है जिसे हम लोग बॉडी में लेकर प्रॉपरली अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, बॉडी में प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोलाइड हम लोग को यहाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कोलाइड का एक कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, जनरल प्रॉपर्टीज़ भी आप लोग कोलाइड की समझ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी वो हमें शो करेगी। देखिए नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है कोलाइड्स के बारे में। अब हम कोलाइड्स को ही डील करेंगे कि कोलाइड्स होते क्या है, बेसिकली उनका टाइप क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा यहाँ पर कोलाइड। देखिए कोलाइड में अब अगला जो हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है कोलाइड का, कि कोलाइड जो है अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो कोलाइड जो हैं वो किस किस रेंज के हो सकते हैं। मीन्स कोलाइड जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल भी हो सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल भी होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये एसोसिएटेड कोलाइड भी फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में एग्जांपल हैं जिनका फॉर्म या जिनका क्लासिफिकेशन फॉर्म हमें यहाँ पर पढ़ना है। कोलाइड्स जो हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो मैंने आपको इम्पोर्टेंस यहाँ पर बता दिया। नेचर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कोलाइड्स होते हैं जो कि हमें अपीयर होते हैं। मतलब नेचर के अंदर अगर हम देखें कि बहुत सारे नेचर ने ऐसे सब्सटेंस बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर वो भी कोलाइडल नेचर का बना हुआ है। तो नेचर ने भी बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे बनाए हैं जिनका अपीयरेंस या जिनका जो साइज़ है वो किसका बना हुआ है, यहाँ पर कोलाइड का बना हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड में जो हमारा बेसिस है, फर्स्ट बेसिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। फर्स्ट जो हमारा अभी नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी इनकी कुछ बेसिस है, किस किस बेस पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, अब देखिए फिजिकल स्टेट के अंदर मैं दो वर्ड यूज़ करूँगी, दैट इज़ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब देखिए तो बड़े से वर्ड जो हैं इसे मैं डीपी और इसे मैं डीएम कहूँगी, है ना। ये होते क्या हैं, डिस्पर्स फेज मतलब वो सब्सटेंस जो हमारी मीडियम के अंदर स्प्रेडेड है, और डिस्पर्जन मीडियम मतलब सिंपली हमारा सॉल्वेंट, है ना। अब देखिए कोलाइड जो है ये अगेन बनते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, है ना। तो यहाँ क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारा बना हुआ है ना, जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा बना हुआ है, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, ठीक है, जो सब्सटेंस क्या है हमारा सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट कहलाता है डिस्पर्स फेज, और जो सब्सटेंस हमारा क्या है सॉल्वेंट है वो कहलाता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो बस वर्ड्स को उन्होंने अलग कर दिया, थोड़ा सा हैवी कर दिया, बट एक्चुअली में मतलब जो है, जो उसका मीनिंग है वो सेम है। तो जो फिजिकल स्टेट है उसकी बेसिस पर हमारा जो कोलाइड्स है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ डिस्पर्स फेज जिसे मैं डीपी कहूँगी, और डिस्पर्जन मीडियम जिसे हम डीएम कहेंगे। तो डिस्पर्स फेज इज इक्वल टू सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज इक्वल टू सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसकी बेसिस पर भी हमको कोलाइड्स को क्लासीफाई करना है। अगली जो चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है, अगला जो क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है वो है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन
मीडियम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये हम लोग समझ लें। नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, देखिए नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इसको समझें हम लोग। देखिए बेसिकली ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना, तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं इनमें अगर इंटरेक्शन होता है दैट मीन्स कि इनके बीच में अगर एफिनिटी है ना, तो हमें एक तरह का कोलाइड मिलेगा। उस कोलाइड को हम बोलते हैं लियोफिलिक कोलाइड। ठीक है, वो कोलाइड जो होगा वो क्या कहलाएगा, लियोफिलिक कोलाइड, जिसमें एफिनिटी है ना। फिलिक मतलब होता है यहाँ पर एफिनिटी और लियो मतलब होता है अपने मीडियम से, तो लियोफिलिक कोलाइड मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एफिनिटी है। और सेकंड कैटेगरी होगी हमारी यहाँ पर लियोफोबिक कोलाइड। ठीक है, लियो मतलब होता है हमारा सॉल्वेंट और फोबिक मतलब होता है टू हेट करना। तो जो सॉल्वेंट से हेट करता है या हम कहें कि सॉल्वेंट के थ्रू एफिनिटी नहीं रखता, उसके साथ में मिक्स होने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो कहलाता है हमारा लियोफोबिक कोलाइड। तो लियोफिलिक और लियोफोबिक की हम लोगों को डिटेल में पढ़ना भी है और इसका कंपैरिजन भी करना है। ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन था या सेकंड बेसिस था फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। नाउ थर्ड वन जो है हमारा वो है टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज। ठीक है, थर्ड वन जो है वो है हमारा टाइप ऑफ पार्टिकल फॉर डिस्पर्स फेज। ठीक है, देखिए टाइप ऑफ पार्टिकल फॉर डिस्पर्स फेज का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन हुआ है ना। इसका मतलब देखिए क्या होगा, जैसे पार्टिकल्स है, सपोज़ मैंने कहा आपको कि डिस्पर्स फेज का हमने यहाँ पर यूज़ करा है सॉल्यूशन को बनाने के लिए, तो डिस्पर्स फेज ने डिस्पर्जन मीडियम के साथ में किस तरह का इंटरेक्शन करा है ना। इसके भी कुछ तरीके हैं, लाइक डिस्पर्स फेज के मॉलिक्यूल है वो जस्ट पॉलीमराइज हो गए हैं क्या, है ना। जो हमारे डिस्पर्स फेज है ये हम कह सकते हैं जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सपोज़ करो ये हमारा सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये जस्ट पॉलीमराइज हो गए हैं क्या, पॉलीमराइज होकर क्या करेंगे, वो एक हैवी पार्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हैवी पार्टिकल जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करने लग गया, सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर एज ए कोलाइड बिहेव करने लग गया। तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस यूज़ हो रही है। ठीक, जैसे सपोज करो मैंने स्टार्च जो होता है, स्टार्च इज पॉलीमर, हाई मॉलिक्यूलर वेट का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब इसे मैंने वाटर के साथ डिज़ोल्व करा तो ठीक है डिज़ोल्व हो जाएगा, और डिज़ोल्व होने के बाद में क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू एक हैवी पार्टिकल बना रहा है, और इस तरह से बनने वाला जो हमारा कोलाइड होगा ये पॉलीमराइजेशन के थ्रू बन रहा है। ठीक, कई बार क्या होता है एक छोटा पार्टिकल है लाइक सल्फर। अब सल्फर के मॉलिक्यूल के बारे में आपको पता होगा, सल्फर को हम शो करते हैं एसिड के फॉर्म में। एसिड के फॉर्म में मतलब बहुत सारे सल्फर इस तरह से एसोसिएट होकर, है ना, ऐसे एसिड ऐसे रिंग के फॉर्म में एसोसिएट होकर, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बनाकर ऐसे एसोसिएट हो जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे एसिड आपस में मिलकर एक मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और एक बिगर मॉलिक्यूल, एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, तो इस तरह के कोलाइड को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल कोलाइड। ये कोलाइड क्या कहलाएगा, हमारा मैक्रोमोलिक्यूल कोलाइड। ठीक है, ये हमारी सेकेंड कैटेगरी हो गई। नाउ थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलाइड। थर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एसोसिएटेड कोलाइड, देखिए एसोसिएटेड कोलाइड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मीजल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर इसको, मीजल्स। तो मीजल जो है ये आप लोग 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है आपने मीजल्स, आपने 10th में ही पढ़ा है कि व्हाट इज़ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, सोप का क्लींजिंग एक्शन क्या होता है ये आप लोग पढ़कर आए हैं। तो जब सोप वाटर के साथ में इंटरेक्ट करता है, ठीक है, मीजल्स कब बनता है, जब सोप किसके साथ में इंटरेक्ट करता है, वाटर के साथ में, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है ना, बेसिक टाइप का एक शेप बनता है। उस शेप को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एसोसिएटेड कोलाइड। अगर मैं यहाँ पर शेप बनाकर बताऊंगी तो आप लोग समझ पाएंगे कि ये कोलाइड किस तरह से बनता है। देखिए यहाँ पर मैं शेप बना रही हूँ। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास में सेंटर में क्या है, एक स्टेन लगा है। ये इसका इंडिकेट कर रहा है कि स्टेन है, किसी चीज़ का दाग लगा हुआ है ना। और जो स्टेन होता है वो भाई सपोज़ करो करी का दाग है, ऑयल का, ग्रीस का दाग है, तो सोप के साथ में जब ये एसोसिएट होगा तो सोप के जो मॉलिक्यूल हैं वो इसके साथ कंबाइन होकर कुछ इस तरह का शेप बनाएंगे। ठीक है,
ये जो सोप के मॉलिक्यूल हैं वो स्टेन के साथ में कंबाइन होकर कुछ इस तरह का एक एसोसिएशन बनाएंगे, ठीक। और ये जो एसोसिएशन हमारा है, ये एसोसिएशन ही कहलाता है एसोसिएटेड कोलाइड, या इसे हम बोलते हैं मीजल। एक्चुअली ये जो कोलाइड होता है ये लिक्विड स्टेट में ही अपीयर होता है। जब हम डिटर्जेंट को वाटर के साथ में ऐड करते हैं तो ये एसोसिएटेड कोलाइड हम लोगों को अपीयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया कोलाइड का, फ्री बेसिस है हमारे, ये जस्ट एक सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन मैंने अभी दी थी। अभी एक एक कंपोनेंट को हमको यहाँ पर डिटेल में डील करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा डिटेलिंग है अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस या फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेज और द डिस्पर्जन मीडियम, ये जो क्लासिफिकेशन है हमारा, ये हमारा सबसे पहला है और अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इससे ही करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को यहाँ पर।